नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और माँ सरस्वती की सभी लोग आज लोग प्रार्थना करिए, अभिनंदन करिए, क्योंकि आप लोगों का जो सपना है शिक्षक बनने का वो साकार हो। तो एक बार दो लाइन क्या सभी प्यारे मित्र एक बार बोलेंगे साथ में कि वरदे वीणा वादनी वरदे, वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र अभयम्रत मंत्र, नव भारत में भर दे, वरदे वीणा वादनी वरदे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संस्कृत की आपके एनसीईआरटी की क्लास है और एनसीईआरटी की मॉडल पेपर आपका 7 है दोस्तों। आपके सिलेबस आपके एग्जाम पैटर्न पर है और सभी क्लास में आपको पता है यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। 30 नंबर की क्लास रहती है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम में संभावित प्रश्न रहते हैं या एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन रहता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है और आई होप सारे प्रैक्टिस सेट, सारे मॉडल पेपर आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड अटेंड कर रहे हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इसके पिछले मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। पिछले मॉडल पेपर आप चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल नोट्स विथ आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न यह है, आपके स्क्रीन पर है कि प्रज्ञा संज्ञा करने वाला सूत्र जो कौन सा होता है आपका। प्लुप्त प्रज्ञा अचिनित्यम होता है, इदु दे द्विवचम प्रग्रहम होता है, या आपके चदेव असत्व या आपका अधिरंत्यन संहिता होता है। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो दोस्तों, प्रज्ञा संज्ञा करने वाला जो सूत्र होता है वह आपका कौन सा होता है। पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इदु देद द्विवचनम प्रग्रहम, क्या सूत्र हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न है। आपको पता है विभक्ति से प्रश्न जरूर 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, यानी संस्कृत ग्रामर की जान है। हम विभक्ति की बात करें संस्कृत में, और संधि भी का भी एक क्वेश्चन आ जाता है। समास, संधि और समास में एक क्वेश्चन आ जाता है, या दोनों आ सकते हैं। अव्यय पद आता है, उपसर्ग प्रत्यय आता है। तो यही इन्हीं से आपके जो गद्यांश पद्यांश है उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करके बताएंगे कि माया पद किस विभक्ति एक वचन का रूप होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माया पद की बात कर रहा हूँ, किस विभक्ति का एक वचन रूप होगा। असमत तृतीया एक वचन का होगा, युष्मत तृतीया एक वचन का, असमत द्वितीया एक वचन का, या असमत चतुर्थी एक वचन का होगा। सभी लोग प्यारे मित्र यहाँ पे फीडबैक सहयोग करेंगे, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं। तो माया पद दोस्तों किस विभक्ति का एक वचन रूप हो जाएगा। तो यह दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अस्मत् तृतीया एक वचन का। अस्मत् विभक्ति का तृतीया में क्या हो जाएगा, मया अवाभ्याम अस्माभि। अगर यहाँ पे अस्मत् का एक वचन आपका मया हो गया, अगर यहाँ पर द्विवचन पूछा जाता तो यहाँ पे अवाभ्याम होता। अगर यहाँ पर दोस्तों बहुवचन पूछा जाता तो अस्माभि होता। अब देखते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि सर्वस्व रूप किस विभक्ति व वचन का रूप होता है। जो सर्वस्व रूप होता है आपके किस विभक्ति और वचन का रूप होगा। द्वितीय विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, पंचमी आपका एक वचन, या प्रथमा द्विवचन हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे, सहयोग करेंगे। आपका अपना परिवार है, अवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है दोस्तों। तो सर्वस्व रूप किस विभक्ति का वचन हो जाएगा। तो सर्वस्व रूप दोस्तों आपका षष्ठी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। क्या होगा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा, और षष्ठी विभक्ति का एक वचन सर्वस्व होगा, द्विवचन सर्वोय हो जाएगा, और बहुवचन में सर्वेशाम हो जाएगा। अर्थात हमारा सर्वस्व सर्यो सर्वोशाम, यह आपका षष्ठी विभक्ति का हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, चौथा प्रश्न आपके लोगों की स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। चौथा प्रश्न है कि रमिया रूप जो है रमा शब्द का कौन सा होगा। देखिए, रमा शब्द का रूप है और रमा शब्द में रमिया दिया गया है। तृतीया एक वचन है, चतुर्थी द्वितीय एक वचन है, चतुर्थी एक वचन है, या आपका षष्ठी एक वचन हो जाएगा। तो रमा शब्द का रमिया कौन सा व्यक्ति हो जाएगा। तो रमा शब्द का रमिया आपका हो जाएगा तृतीया में आएगा कि रमया रमाभ्याम रमाभि। अब देखिए, रमा में रमिया है तो रमिया यहाँ पे तृतीया एक वचन आ गया। अगर यहाँ पे रमाभ्याम होता तो तृतीया द्विवचन हो जाता, रमाभि होता तो तृतीया बहुवचन हो जाता। अगला प्रश्न है कि पुत्री को संस्कृत में क्या कहते हैं। तनया, सुता,
आत्मजा या उपरोक्त सभी। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं पुत्री को जो है संस्कृत में क्या कहते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स से सभी लोग सहयोग करेंगे, फीडबैक करेंगे। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी है, सर्वज्ञ है दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो पुत्री को संस्कृत में तनया भी कहते हैं, सुता भी कहते हैं और आत्मजा भी कहते हैं, अर्थात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि विष्णु का पर्यायवाची हम बात कर रहे हैं, गरुड़ध्वज है, अच्युत है, ठीक है, अधोक्षज है या उपरोक्त सभी। तो विष्णु का पर्यायवाची गरुड़ध्वज भी होता है, आपका अच्युत भी होता है और अधोक्षज भी होता है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा विष्णु की पर्यायवाची की अगर बात करें। दोस्तों अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है। आई होप सभी प्यारे मित्र अभी तक वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। जयस्वाल सर आप सभी को नमन करते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का जो सहयोग है उम्दा है, लाजवाब है। आप लोगों की तैयारी भी उम्दा लाजवाब है, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों 101% श्योर एंड प्योर है। तो चलिए इस प्रश्न का कमेंट के माध्यम से आप लोगों का फीडबैक चाहेंगे कि निम्नलिखित में से अव्यय पद है अलम, अनातरम, अत्रयु, उपरोक्त शबीर। तो इसमें से आपको बताना है अव्यय पद की बताना है। तो कई बार दोस्तों मैं आपको अव्यय पद के बारे में बता चुका हूं और संस्कृत में अव्यय पद एक नंबर का जरूर आता है, तो यह कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अव्यय आपके देखिए अलम, अनातरम, अत्रयु, ये तीनों अव्यय पद हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि उपसर्ग कितने होते हैं। उपसर्ग प्रत्यय से एक प्रश्न जरूर आता है, सभी लोगों को पता है। तो उपसर्ग प्रकारय भवति, उपसर्ग किम प्रकारम भवति, यानी उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं। भवति मतलब है, 20 प्रकार होते हैं, 22 होते हैं, 23 होते हैं, 24 होते हैं। तो उपसर्ग प्रकारम भवति किम प्रकारम या उपसर्ग प्रकारय भवति, तो उपसर्ग हमारे 22 प्रकार के होते हैं। और ये 22 प्रकार के प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, निय, अधि, अपि, अति, शु, उत या उद, अभि, प्रति, परि, उप, ये हमारे 22 उपसर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आ के योग पर क्या बनता है। तो आपने दीर्घ स्वर संधि में देखा होगा कि आ और आ मिलाने पर हमारा क्या है, बड़ा आ ही बनता है। ठीक है, आ मिलाने पर हमारा बड़ा आ ही बनता है, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कुछ नॉर्मल भी क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन हार्ड आएंगे। 40% नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएंगे कि अगर वो आपका 10th क्लास का कोई बच्चा होगा वो आपके 40% पेपर सॉल्व कर लेगा, ठीक है। लेकिन हमें 40% नहीं, हमें 70 से लेके 80% तक के क्वेश्चन को अटेंड करना है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। ध्यान पूर्वक हर एक क्वेश्चन को अटेंड करें दोस्तों। इस प्रश्न का फीडबैक चाहेंगे आप लोगों से कि मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा। मध्वरी की बात कर रहे हैं, तो मध्वरी की बात कर रहे हैं, मधिधन अरि होगा, मधुधन अरिह, ठीक है, मधुधन रिह, मधुधन अरिह, मधुधन वरिह। तो मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा। सभी लोग फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हर एक भाई बहन हर एक गृहिणी का जिसका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। तो मध्वरी का संधि विच्छेद दोस्तों जो होता है वह मधुधन अरि होता है। क्या होता है, मधुधन अरि होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। और आता है जैसे वध्यागमनम हो गया तो वधुधन आगमन हो जाएगा। पित्रादेश है, पितृधन आदेश है, पितृपदेश है, पितृधन उपदेश है, मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, लाकृति है, लृधन आकृति। ये हमारे आपके दोस्तों यण संधि के हैं, यानी इसका यण संधि का सूत्र क्या होता है, इको यणिच होता है। तो आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि विशेषण और विशेष का समास क्या होता है। द्विग समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो विशेषण चा विशेष समासः भवति, विशेषण चा विशेष समासः भवति, द्विग समास, कर्मधारय समासः, द्वंद्व समासः, तत्पुरुष समास। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कर्मधारय समास की बात करते हैं कि विशेषण विशेष चा समासः भवति, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूपदारु में कौन सा तत्पुरुष समास होगा। तो यूपदारु में कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, तृतीय होगा, द्वितीय होगा, आपका चतुर्थी या पंचमी होगा। सभी लोग फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो यूपदारु में कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। तो यूपदारु में मतलब होता है यूप के लिए लकड़ी, यूप के लिए लकड़ी, यूपदारु मतलब अर्थात हमारा चतुर्थी यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि अण प्रत्याहार के अंतर्गत जो है वर्ण आते हैं। आपका हमने क्या बात किया, अण प्रत्याहार। और प्रत्याहार को आपको अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लेना है,
क्लियर कर लेना है कंसेप्ट को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे? आ, ना, आ, ई, उ, आया या मात्र आ वर्ण ही आता है। तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वह आ, ई, उ आता है। ये तीनों हमारे अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, आ, ई और उ। सभी लोग नोट कर लेंगे। और टेलीग्राम से दोस्तों जरूर जुड़े, वहाँ पे आपको नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको फ्री में अपलोड कर दिया जाता है। और पिछले जितने भी क्लासेज अभी तक सारे आपको जो, ठीक है, पीडीएफ फाइल आपको डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन में जाएंगे, डाउनलोड कर लेंगे। और इंस्टाग्राम में जायसवाल सर, जायसवाल कोचिंग सेंटर, यानी अपने परिवार को, यानी शिक्षकों के परिवार को जरूर फॉलो करें। दोस्तों ऋषि टावर का उच्चारण स्थान क्या होता है? अगर हम ऋषि की बात करें और टावर का उच्चारण स्थान, तालु होता है, मूर्धा होता है, नासिका होता है, कंठ होता है। तो ऋषि और टावर का उच्चारण स्थान अगर हम बोलें तो हमारा ये दोस्तों मूर्धा होता है। और भी जैसे ऋषि हो गया, टा हो गया, ठा, डा, ढा, अणा, रा, सा, ये सारे हमारे जो वर्ण हैं ये हमारे किस में? मूर्धा वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसके बाद 15 क्वेश्चन, जैसे आपको पता है 30 क्वेश्चन, क्योंकि हमारी तैयारी है संस्कृत भाषा में 30 में 30 लाना और सिलेक्शन पाना। दोस्तों चतुर्थी विभक्ति किसमें होगी? करणकार। चतुर्थी विभक्ति है भवति। चतुर्थी विभक्ति भवति करण कारक में, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। देखिए तो सभी लोग देखिए, कारक से एक प्रश्न आएगा, किसी भी टाइप से आ सकता है। तो कर्ता, कर्म, क्रिया, व कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। तो संप्रदान का हमारा चिन्ह क्या होता है? के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति में। अगला प्रश्न यह है कि पादेन खंजह में तृतीया किस सूत्र से हुई है? आपका जो कि पादेन खंजय है, इसमें तृतीया जो है किस सूत्र से हुई है? ये नांग विकार है, जटाभिस्ताप सही है, ठीक है, जनि कर्तु है, प्रकृति या हेतु। पादेन खंजय में तृतीया दोस्तों किस सूत्र से हुई है? सभी लोग कमेंट करेंगे तो ये आपके ये नांग विकार है सूत्र से हुई है। अगला प्रश्न है कि क्रिय धन सानच प्रत्यय के योग से शब्द बनेगा। करवाणई है, करवाणय, कुरवाणई है, कुरवाणय बनेगा। तो क्रिय धन सानच प्रत्यय के योग से जो शब्द बनता है वो हमारा दोस्तों कुरवाणई है बनता है। क्या बनता है? क्रिय धन सानच कुरवाणई, कुरवाणा, कुरवाणाम। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि कित्न प्रत्यय किस लिंग में होता है? अगर हम कित्न प्रत्यय की बात करें तो इस किस लिंग में होगा? पुल्लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा, नपुंसक लिंग में आएगा, तीनों लिंग में आएगा। ठीक है, तो जो कितिन प्रत्यय है ये दोस्तों आपके किस में आ जाएगा? यह स्त्रीलिंग में आता है। सभी लोग नोट कर लेंगे। कित्न प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। और बात करें कित्न प्रत्यय के प्रयोग होने पर अंत में ती शेष बचता है, तो ये शब्द जो क्या है? स्त्रीलिंग में हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। सभी लोग सहयोग करेंगे, फीडबैक करेंगे। हरि यु जित जित मनमता है, यह किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो हरि यु जित मनमता है आपके चंद्रापीड़, वैशंपायन, शूद्रक या कामदेव, किसके लिए प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो यह आपके शूद्रक के लिए प्रयोग हुआ है। हरि यु जितन मंथ है। अगला प्रश्न यह है कि अस्ति किस लकार का रूप होगा? लट, लिट, लंग, लोट। इसका देखिए काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो जाता है कि लट, लिट, लुंग में कौन सा लकार होता है। देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ। सिंपल लट है तो आपको वर्तमान करना है, ठीक है। और लिट है, लिट में क्या होता है? आपने देखिए भविष्य में देखिए आधा सा होता है, ठीक है। भविष्य काल में क्या होता है? हमारा आधा श होता है। तो यहाँ पे लिट लकार लगा हुआ, तो ये समझ लेना है। ये भविष्य हो गया। लंग यानी लंगड़ा संबंधित, अगर लंगड़ा व्यक्ति और समान व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति अगर आप समान दौड़ेंगे तो जो लंगड़ा व्यक्ति होगा, स्वाभाविक सी बात है, तो वह पैर से अगर है लंगड़ा तो क्या हो जाएगा? वो उतना नहीं दौड़ पाएगा उसके बराबर, तो पीछे रह जाएगा, यानी हमारा भूतकाल हो जाएगा। और लोट सभी लोग जानते हैं आज्ञा के अर्थक में, और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में होता है। तो अस्ति जो हो आएगा वह दोस्तों हमारा कौन सा कहला जाएगा? हमारा क्या? वर्तमान काल कहला जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि अभवत रूप में पुरुष और वचन बताना है। अभवत रूप है, इसमें पुरुष वचन बताना है कि मध्यम पुरुष एक वचन का अभवम में होगा, सॉरी अभवत नहीं, यहाँ पे अभवम लिखा हुआ है। तो अभवम रूप में पुरुष और वचन बताना कि मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन या उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न के लिए सभी लोग जानते हैं अभवन यानी भूतकाल की बात कर रहे हैं, तो अभवन रूप में पुरुष और वचन बताना है।
तो यहाँ पे लंग लकार हो जाएगा। ये तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आ अगर शब्द लग गया तो समझ लीजिए हमारा ये लंग लकार का है। तो अभवम में रूप में कौन सा पुरुष वचन हो जाएगा, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष और एक वचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभवम उत्तम पुरुष एक वचन, अभवाव उत्तम पुरुष द्विवचन, अभवाम उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाएगा, यानी अभवम अभवाव अभवाम। अगला प्रश्न है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य प्रकार है भवति, दो प्रकार के, तीन, चार, पाँच। तो वाच्य सभी लोग जानते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तीनों प्रकार हैं। पहले जान लेते हैं वाच्य। देखिए दोस्तों, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म भाव में से किसकी प्रधानता है, और इनमें किसी के अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि हैं। और वाच्य के तीन प्रकार, कृतवाच्य यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य, और होता है इम्प्रेशनल वॉइस यानी भाववाच्य की बात करेंगे। तो कृत, कर्म और भाववाच्य। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खंडान्वय पद्धति का अपारह नम, यानी खंडान्वय पति है अपारह नाम अस्ति या अपरह नाम भवति। तो खंडान्वय पद्धति का अपर नाम क्या होगा, अपर नाम यानी दूसरा नाम, प्रश्नोत्तर, समाहार, प्रत्यक्ष, निर्बाध। तो खंडान्वय पद्धति का अपर नाम क्या होता है हमारा दोस्तों, प्रश्नोत्तर पद्धति होता है। और प्रश्नोत्तर पद्धति के बारे में अगर हम दोस्तों बात करें तो खंडान्वय प्रणाली को प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, प्रश्न तथा उत्तर का विशेष महत्व होता है। जो चुने हुए प्रश्न एवं उपयुक्त उत्तरों द्वारा श्लोक के भाव को समझाया जाता है। और यह प्रणाली प्रायः उन पदों को पढ़ाने के काम में लानी चाहिए जिसमें घटनाओं का वर्णन हो, विशेषणों की भरमार हो, और हम देखें भावों की अधिकता हो। तो खंडान्वय प्रणाली की सारी चीज़ें एक कविता शिक्षण की अच्छी प्रणाली मानी जाती है। अब देखते दोस्तों अगला प्रश्न है कि श्रवण कौशल साधन के अंतर्गत सम्मिलित है। आपको पता है कौशल से एक प्रश्न जरूर आएगा, चाहे हम श्रवण कौशल की बात करें, ठीक है, पठन कौशल, लेखन कौशल, ठीक है, भाषण कौशल। तो ये इससे एक दो प्रश्न जरूर आता है। तो श्रवण कौशल साधन के अंतर्गत आता है, सभी लोग जानते हैं टेप रिकॉर्डर, आकाशवाणी, दूरवाणी, ये तीनों हमारे क्या हैं, श्रवण कौशल के साधन के अंतर्गत सम्मिलित है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात कर रहे हैं। ध्वनि होगा, शब्द होगा, पद होगा, वाक्य होगा। तो सभी लोग जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या आपकी वर्ण कहलाती है, ठीक है, ध्वनि या वर्ण कहलाती है। अगला प्रश्न है पारायण पद्धति का तात्पर्य क्या है। मौन पाठन, सस्वर पाठन, कई बार आवृत्ति करना या अर्थ ग्रहण करना। तो पारायण पद्धति का दोस्तों जो तात्पर्य होता है वह हमारा क्या होता है कि कई बार आवृत्ति करना, या कह सकते हैं कि नियमित रूप से किसी धार्मिक ग्रंथ का किया जाने वाला पाठ या किसी चीज का बार बार पढ़ा जाना, या वही बार की कई बार आवृत्ति करना। ये हमारा पारायण पद्धति का तात्पर्य होता है, अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के एकोन त्रिंशत को क्या कहेंगे। तो एकोन त्रिंशत, त्रिंशत मतलब 30 होता है। तो 30 के एक पहले, तो 30 के एक पहले क्या होता है हमारा 29 होता है, ठीक है, एकोन त्रिंशत तो हमारा 29 हो जाएगा। और ये भी कह सकते हैं कि नवविंशति, यानी कि 9 और विंशति, 9 और 20 मिलके हमारा 29 का निर्माण करते हैं, तो इसको भी 29 ही कहेंगे। और उनत्रिंशत, यानी कि सभी लोग जानते हैं उनत्रिंशत, तो 29 के एक पहला क्या कहलाएगा हमारा 29 कहलाएगा। तो ये तीनों हमारे 29 ही कहलाएंगे, नवविंशति, एकोनत्रिंशत और उनविंशति। अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर है, क्या प्रश्न है 28 नंबर, 2-3 प्रश्न और है, ध्यानपूर्वक देखते हैं क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। अगला प्रश्न देखिए ध्यानपूर्वक सभी प्यारे मित्र, यहाँ पर प्रश्न क्या किया गया है। प्रश्न आपका 28 नंबर है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। दिया गया दोस्तों दाराय शब्द किस लिंग और किस वचन में प्रयोग होता है। अब यहाँ पे दे दिया कि दाराय शब्द जो है आपके किस लिंग वचन में प्रयोग होगा, पुल्लिंग बहुवचन में, पुल्लिंग एक वचन में, स्त्रीलिंग एक वचन में, या स्त्रीलिंग बहुवचन में। तो दाराय शब्द किस लिंग और वचन में प्रयोग होता है, तो दाराय शब्द पुल्लिंग और आपका जो बहुवचन में प्रयोग होगा, पुल्लिंग बहुवचन में दाराय शब्द का प्रयोग किया जाता है। और दो तीन प्रश्न है और इनको ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। क्या है प्रश्न स्क्रीन पर है कि छंद शास्त्र के दोस्तों प्रणेता कौन है। जी हाँ, छंद शास्त्र के प्रणेता लगधाचार्य हैं, पिंगल हैं, केदरा भट्ट हैं, वराय मिहिर जी हैं। तो छंद शास्त्र के जो प्रणेता माने जाते हैं वह कौन हो जाएंगे। तो छंद शास्त्र के प्रणेता जो माने जाते हैं दोस्तों वह हमारे पिंगल साहब कहला जाएंगे। जी हाँ, छंद शब्द जो आपके छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना। जिस प्रकार गद्य का
नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार गद्य का छंद शास्त्र है। और छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के कृषि थे, इसलिए छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। और आपको पता है हर एक अंतिम प्रश्न मॉक क्वेश्चन होता है, तो ये भी आपका मॉक क्वेश्चन है। और मॉक क्वेश्चन में देखते हैं आपका जवाब, आपका फीडबैक, आपका ठीक है सपोर्ट क्या मिलता है। कि आपका दिया गया है कि प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत नहीं आता है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता या पुराण। ये दे दिया जा सकता है कि प्रस्थानत्रयी अंतर्गत न अभवत या न भवती, ठीक है, यानी हमें नकारात्मक प्रश्न हो गया, निगेटिव प्रश्न हो गया। तो प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, अब आपको कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। और अंत में ये भी बताना है कि 30 में से आपका स्कोर क्या है। और तैयारी जारी रखें दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। सहयोग करते रहें, आपका अपना परिवार अवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। तो सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।